हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। देखिए, लास्ट एपिसोड में हमने क्या किया था, रदरफोर्ड मॉडल के बारे में जाना था। रदरफोर्ड मॉडल हमने डिटेल में पढ़ लिया था। रदरफोर्ड में बमबारी की, अल्फा कणों की बमबारी की, उसमें हमें निष्कर्ष निकला, क्या क्या निष्कर्ष निकले थे वो देख लिए थे हमने। लास्ट लेक्चर अच्छे से देख लेना आप। अब देखिए कि इसकी जो रदरफोर्ड मॉडल था इसमें कुछ कमियां रह गई थी, उनके बारे में देखते हैं। कि सबसे पहले जो कमी थी वो ये थी, देखिए एक कमी तो ये थी कि स्पेक्ट्रम की कमी थी। स्पेक्ट्रम की कमी क्या थी कि रदरफोर्ड के अनुसार, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड के अनुसार क्या हुआ था कि रदरफोर्ड ने कहा कि स्पेक्ट्रम सतत मिलना चाहिए, बट सतत नहीं मिलके क्या मिला हमें, रैखिक मिला। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम दो टाइप, देखिए स्पेक्ट्रम क्या होता है एक्चुअल में ये बता देता हूं मैं पहले। कि मान लीजिए कोई भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक वेवलेंथ जनरेट होती है, एक वेवलेंथ निकलती है, किसी भी स्पेक्ट्रम की एक वेवलेंथ निकलती है। तो इस मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रॉन है, वो क्या है, एक नाभिक के चारों तरफ क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। ठीक है, अब उसकी एक वेवलेंथ है, मान लीजिए कि इसमें एक वेवलेंथ है, यहां पर मान लीजिए एक वेवलेंथ आ रही है। ठीक है, अब स्पेक्ट्रम दो टाइप के होते हैं कि एक वेवलेंथ है, वेवलेंथ मतलब तरंग दैर्ध्य जो उत्पन्न हो रही है, जो तरंग दैर्ध्य है वो किस पॉइंट पर कितनी कितनी निकल रही है, ये क्या होती है, स्पेक्ट्रम होता है। स्पेक्ट्रम को और डिटेल में हम एक नेक्स्ट आगे चैप्टर है उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, यहां पर क्या हुआ कि रदरफोर्ड साहब ने बताया कि जो स्पेक्ट्रम जो है एक्चुअल में दो टाइप के होते हैं। इससे रदरफोर्ड ने जो बताया था उससे पहले हम जानते हैं कि स्पेक्ट्रम दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है रैखिक स्पेक्ट्रम, एक होता है सतत स्पेक्ट्रम। मैं लिख देता हूं, ये दो टाइप का होता है, रैखिक स्पेक्ट्रम और सतत स्पेक्ट्रम। अब जो ये मैंने बनाया है ये स्पेक्ट्रम, ये है रैखिक स्पेक्ट्रम। क्यों है, देखिए कि मान लीजिए रदरफोर्ड ने बताया कि कोई भी एक वो है इलेक्ट्रॉन है, वो नाभिक के चारों तरफ क्या लगाएगा, चक्कर लगाएगा। और चक्कर लगाएगा और वो क्या चल लगाएगा, एक समान वेग से हर एक कक्षा में, हर संभावित एक कक्षा, यहां भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है। तो इसका रदरफोर्ड का कहना है इसमें वो चारों तरफ जहां जहां संभावित कक्षा है, उसको जहां जहां स्पेस मिलेगा उसमें क्या लगाएगा, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा। समझ में आई बात, रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग। अब यहां पर क्या भरा हुआ है, यहां पर भरा हुआ है Ze, धनावेश है। अब Ze आप सोच रहे होगे कि यहां पर Ze क्यों लिया। अब देखिए कि ये जो स्पेक्ट्रम लिया था हमने, ये था रैखिक स्पेक्ट्रम, रैखिक स्पेक्ट्रम लिया हमने। अब इस रैखिक स्पेक्ट्रम की बात करें तो ये जो रैखिक स्पेक्ट्रम है, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, यहां पर इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, यहां पर चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। इलेक्ट्रॉन, अब जो इलेक्ट्रॉन है वो तो इसमें क्या है, एक तरंग दैर्ध्य उत्पन्न होगी, और तरंग दैर्ध्य जो है उत्पन्न, वो इसके अनुसार रदरफोर्ड के अनुसार क्या होना चाहिए कि यहां पर भी वो चक्कर लगा रहा है, यहां पर भी एक तरंग दैर्ध्य होगी, यहां पर भी एक तरंग दैर्ध्य होगी, यहां पर भी एक तरंग दैर्ध्य होगी। ठीक है, समझ में आई बात। अब यहां पर ये क्या है कि एक रैखिक का मतलब, देखिए रैखिक स्पेक्ट्रम का मतलब ये है कि मान लीजिए कि ये यदि सतत होता तो इसमें यहां पर भी एक वेवलेंथ मिलती, यहां पर भी एक वेवलेंथ मिलती, यहां पर भी, किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हर एक पॉइंट पर क्या होती, वेवलेंथ होती। ठीक है, बट ये रदरफोर्ड के मॉडल में ऐसा नहीं हुआ। ये जो स्पेक्ट्रम बनाया है वो मैंने बनाया है ये सतत स्पेक्ट्रम। अब सतत स्पेक्ट्रम में क्या, सॉरी रैखिक स्पेक्ट्रम बनाया है यहां पर। इसमें रैखिक स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि एक वेवलेंथ आई, मान लीजिए यहां पर कोई वेवलेंथ आई और वे वेवलेंथ यहां तक आई, यहां पर आकर वो क्या हो गई, ब्रेक हो गई, टूट गई। फिर एक नेक्स्ट वेवलेंथ आई और वो ब्रेक होकर फिर से टूट गई। फिर जैसे जैसे वेवलेंथ आती जाएंगी, टूटती जाएंगी, तो उसका मतलब क्या हुआ कि ये रैखिक स्पेक्ट्रम बन रहा है। समझ में आई बात।
यदि मैं इसको बोलूं सतत स्पेक्ट्रम के बारे में, तो सतत स्पेक्ट्रम किसको कहेंगे कि मान लीजिए भाई यहां से एक वेवलेंथ आ रही है, मान लीजिए तरंग दैर्ध्य आ रही है, तरंग दैर्ध्य जो आ रही है यहां से यहां तक कंटिन्यू एक ही स्पीड में स्मूथली चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है बीच में, ठीक है, वो टूट भी नहीं रही है बीच में से, ठीक है। तो वो किसका स्पेक्ट्रम यदि बनाना चाहेंगे तो हम कैसा बनेगा, सतत स्पेक्ट्रम बनेगा। समझ में आई बात। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर जेड ई हम क्यों लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज क्यों लेते हैं, ठीक है। तो जेड ई क्या है, जेड जेड क्या है यहाँ पर, परमाणु क्रमांक, फोटोनों की, प्रोटोनों की संख्या, प्रोटोनों की संख्या क्या है यहाँ पर, जेड है, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक है, और ई क्या है यहां पर, आवेश। अब जेड परमाणु क्रमांक पर कितना आवेश है, ई आवेश है, कितना आवेश है, ई आवेश, तो जेड ई, एक परमाणु क्रमांक पर कितना आवेश, ई आवेश, तो जेड परमाणु क्रमांक पर कितना आवेश, जेड ई आवेश। समझ में आ गई बात। अब जैसे इसकी एक स्थितिज ऊर्जा से, जो ये इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों तरफ क्या कर रहा है, गोल गोल चक्कर लगा रहा है। अब इसकी एक फिक्स स्थितिज ऊर्जा होगी, एक स्थितिज ऊर्जा जो है इसकी होती है, उससे ये क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है, ठीक है। अब जो ये इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, अब इनके अनुसार तो जो रदरफोर्ड थे, रदरफोर्ड महोदय के अनुसार इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां पर भी चक्कर लगा सकता है, इस वाली कक्षा में भी चक्कर लगाएगा, इस वाली कक्षा में भी चक्कर लगाएगा, इस वाली में भी लगाएगा, इस वाली में भी लगाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है रदरफोर्ड के अनुसार, ठीक है। अब आपको पता है कि एक हाइट, जैसे जैसे हाइट इंक्रीज हो जाती है, जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती जाती है, जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है, जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते जाते हैं हम, जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते जाते हैं, आकाश की तरफ बढ़ते जाते हैं, तो क्या होता जाता है, स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जाती है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एच, हाइट को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये किसका साइन है, ये मतलब बढ़ना, हाइट बढ़ रही है, हाइट बढ़ रही है तो क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। समझ में आ रही है बात, यहां तक समझ में आई। तो ये स्थितिज ऊर्जा इसकी कहीं पर भी कितनी भी हो सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन भाई ये कहाँ पे कहीं पे भी घूम सकता है, ये इलेक्ट्रॉन है वो इस वाली कक्षा में भी घूम सकता है, कहीं पे भी घूम सकता है भाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ये क्या है, होम है, घर है, ये इलेक्ट्रॉन का घर है ये। अब इलेक्ट्रॉन के घर में तो इलेक्ट्रॉन घूमेगा ही। अब जो इसकी, मान लीजिए कि मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, यहाँ पर उसकी स्थितिज ऊर्जा मान लीजिए 30 है, ठीक है, यहाँ पर उसकी ऊर्जा 10 है, ठीक है। अब 10 तो यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 30 है और यहाँ पर 10 है, तो इनकी जो स्थितिज ऊर्जा है उसमें बहुत डिफरेंस है। तो यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा 30 है और यहाँ पर क्या है, 10 ऊर्जा है, ठीक है। तो ये है, ये तो क्या है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर घूम ही रहा है, यहाँ पर तो इसका पूरा घर है, पूरा परिवार बैठा हुआ है, ठीक है। अब ये परिवार में पूरा में घूमेगा, विचरण तो करेगा ना अपने परिवार में के साथ में, ठीक है। तो इसकी ऊर्जा मान लीजिए मैंने E बराबर क्या है, इसकी ऊर्जा है E बराबर hc अपॉन लैम्डा, ठीक है। अब E क्या है, यहां पर स्थितिज ऊर्जा है, E स्थितिज ऊर्जा, Z क्या है, प्लांक कांस्टेंट है। अब ये Z और C क्या है, प्रकाश का वेग।
अब जेड जो एच और सी है, एच क्या है प्लांक कांस्टेंट और सी है, ये तो कभी बदलेगा ही नहीं, ये तो बदल ही नहीं रहा है, ये कभी लाइफ में बदलेगा ही नहीं, ये तो कांस्टेंट है ये दोनों तो। अब बदल रहा है तो क्या बदल रहा है, एक तो ई ऊर्जा, ई बदल रही है, क्या बदल रही है, ई क्या है यहाँ पर ऊर्जा है, ऊर्जा चेंज हो रही है। मान लीजिए भाई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर नीचे नीचे आता जाएगा तो इसकी ऊर्जा में तो कमी होगी ना, कि ये नहीं है कि 30 से डायरेक्ट 5 पे आ गया, 30 से 5 पे आ गया। अब इसकी इलेक्ट्रॉन लगातार कंटिन्यू अपनी ऊर्जा को क्या कर रहा है, हांस कर रहा है, मतलब खत्म कर रहा है इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को, ठीक है। अब ई क्या है यहाँ पर, एच तो कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है, ठीक है, और एच यहाँ पर लैम्बडा ई। अब हमारे पास दो चीज बची सिर्फ, अब क्या चीज बची हमारे पास, एक तो एनर्जी बची, ऊर्जा बची। ये ऊर्जा है वो लगातार कम भी हो सकती है और बढ़ भी सकती है, ठीक है। अब एक बच्चा हमारे पास लैम्बडा, ठीक है। अब लैम्बडा हमारे पास क्या है, यहां पर लिख देता हूं मैं यहां पर, एच कैसे है, नियतांक, ये क्या है कांस्टेंट रहेगा, मतलब नियतांक का मतलब कांस्टेंट रहेगा। ये सी क्या है, प्रकाश की चाल, लैम्बडा क्या, वेवलेंथ, ठीक है। तो यहां तक आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। वेवलेंथ को क्या बोलते हैं हम, वेवलेंथ को बोलते हैं तरंग दैर्ध्य, चलिए ऊपर लिखा था, यहां पर जगह कम है, वेवलेंथ को यहां लिख दे रहा हूं, वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य, नोट डाउन कर लीजिए यहां तक। अब रदरफोर्ड के अनुसार क्या था कि रदरफोर्ड बोल रहे थे कि मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन यहां पर इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, इस पॉइंट पर भी, इस पर भी, इस पर भी। तो इलेक्ट्रॉन जब चारों ओर चक्कर लगा रहा है, हर एक संभावित कक्षा में, हर एक संभावित कक्षा में जब चक्कर लगा रहा है, तो इसका जो स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए था वो हमें स्पेक्ट्रम सतत स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए था, समझ में आई। बट ऐसा नहीं होके यहां से क्या पता चला कि हमारे पास स्पेक्ट्रम है वो सतत नहीं मिल रहा है। अब ई यहां पर एनर्जी है और तरंग दैर्ध्य है वो लगातार बदल रही है, मतलब लगातार बदल रही है। ई क्या है यहां पर, ई एनर्जी है, एच और सी तो कांस्टेंट है, ठीक है। अब तरंग दैर्ध्य लैम्बडा हमारा बदल रहा है, तो लैम्बडा बदल रहा है तो तरंग दैर्ध्य का मतलब वहां पर ये तरंग दैर्ध्य वो क्या हो रही है, टूट रही है, ब्रेक हो रही है, और टूट रही है, ब्रेक हो रही है, तो हमारा स्पेक्ट्रम है वो भी ब्रेक होगा, टूटेगा। जबकि इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन यदि हर कक्षा में, हर संभावित कक्षा में चक्कर लगा रहा है, हर एक ईच एंड एवरी कक्षा में चक्कर लगा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के अनुसार देखा जाए तो हमें जो स्पेक्ट्रम है वो तो सतत मिलना चाहिए, कि यहां पर जो तरंग दैर्ध्य है इसमें तो कोई भी चेंज ही नहीं होना चाहिए, तरंग दैर्ध्य में तो चेंज नहीं होना चाहिए। मान लीजिए तरंग दैर्ध्य है वो एक बार यहां से निकली तो यहां तक पूरे इसमें कंटिन्यू चलती रहनी चाहिए, लगातार चलती रहनी चाहिए, समझ में आई बात, ओके। तो रदरफोर्ड का अनुसार क्या होना चाहिए था,
रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन हर संभव वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा था। अतः इनके अनुसार स्पेक्ट्रम सतत मिलना चाहिए, लेकिन रैखिक प्राप्त होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात कि रदरफोर्ड के अनुसार हर संभावित कक्षा में, हर संभव कक्षा में चक्कर लगा रहा है, तो हमें जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होना चाहिए वो स्पेक्ट्रम कैसा प्राप्त होना चाहिए, सतत प्राप्त होना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता है, हमें इलेक्ट्रॉन रैखिक प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये एक इन्होंने कमी छोड़ दी थी। नेक्स्ट कमी देखते हैं इनकी। एक कमी और इन्होंने छोड़ी थी, वो थी इनका इलेक्ट्रॉन का स्थायित्व है। दूसरी कमी क्या थी कि परमाणु का स्थायित्व है। परमाणु का स्थायित्व। परमाणु का स्थायित्व है। परमाणु का स्थायित्व, ठीक है। अब परमाणु का स्थायित्व इन्होंने बताया। देखिए, चलो समझते हैं हम कि जो एक किसी भी आवेश, दो आवेश हमारे पास होते हैं। दो आवेश कौन कौन से होते हैं? एक तो धनावेश होता है, एक ऋणावेश होता है। ठीक है, अब जो धनावेश है और ऋणावेश है,
देखिए ये कोई धनावेश है, नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। ये क्या करेंगे, ये निरंतर क्या करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है। कोई भी आवेश, चाहे वो धनावेश हो, चाहे भी कोई धनावेश हो, चाहे वो ऋणावेश हो, वो क्या करेंगे, अपनी ऊर्जा क्या करेंगे, उत्सर्जित करते रहते हैं, ठीक है। अब ऊर्जा उत्सर्जित करते रहते हैं। अब जो मान लीजिए ये कोई इलेक्ट्रॉन, ये कोई ऋणावेश है, ये ऋणावेश यदि कोई भी धनावेश हो या चाहे ऋणावेश हो, वो चारों तरफ यदि चक्कर लगा रहे हैं, यदि वो चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करते हैं। अब यहां पर ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न जब कर रहे हैं, चक्कर लगाएंगे तो एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे, और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने के कारण क्या होगा, एक ये आवेश हैं, ये चारों तरफ घूमेंगे तो इनके अंदर एक क्या बनेगा, विद्युत क्षेत्र बनेगा, ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र बना है, यदि ये आवेश, यदि कोई आवेश है ये, ठीक है, इस आवेश को मैं क्या कर दूं, यहां से यदि त्वरित कर दिया जाए, यदि इस आवेश को त्वरित कर दिया जाए तो क्या होगा, तो यदि इस आवेश को मैं त्वरित कर दूं तो ये आवेश है, यदि आवेश को त्वरित कर दिया जाए, यदि मैं ये आवेश है, इस आवेश को त्वरित कर देता हूं, क्या कर रहा हूं, त्वरित, यदि इसको त्वरित कर दिया जाए तो यहां से कंटिन्यू क्या होगी, ऊर्जा निकलेगी, क्या निकलेगी, ऊर्जा निकलेगी। अभी इसको यदि मैंने त्वरित कर दिया, आवेश को, यदि आवेश को त्वरित कर दिया जाए तो एक विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होती है, विद्युत चुंबकीय क्या होगी, तरंग उत्पन्न होगी। अब विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होगी, और यदि इसी आवेश को, यदि इसी आवेश को क्या कर दिया जाए, गतिमान कर दिया जाए, इसको गति दे दी जाए, तो गति दे दी जाए तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, समझ गई बात। अब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, ठीक है। एक बार फिर से सुन लीजिए, यदि कोई आवेश है, यदि ये आवेश है कोई, ठीक है, ये कोई आवेश है, अब इसके चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव आवेश हो, ये आपस में क्या करते हैं, एक विद्युत क्षेत्र जनरेट करते हैं, उत्पन्न करते हैं, ठीक है। यदि इस आवेश को, किसी आवेश को इनमें से गतिमान कर दिया जाए, उसको गति दे दी जाए, यदि गतिमान यदि आवेश को कर दिया कि भाई ये आवेश तू चल घूम ले, इसको गति दे दी जाए आवेश को, तो गति देने के कारण इनमें चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र को इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, उसमें क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। यदि इसी आवेश को मैं त्वरित कर दूं, त्वरित का मतलब है इसको वेग प्रोवाइड करवा दूं, मतलब त्वरित है वो क्या बदल जाता है, वेग में बदल जाता है, और वेग में बदलकर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, सॉरी विद्युत चुंबकीय वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तरंगे उत्पन्न करता है, विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करता है, त्वरित कर दिया जाए तो। अब त्वरित करेंगे तो इसकी ऊर्जा निकलेगी, ऊर्जा निकलेगी, ठीक है। अब जो रदरफोर्ड थे उनके अनुसार क्या हुआ, रदरफोर्ड ने बोला कि देखिए, रदरफोर्ड ने क्या बोला था कि यहां पर कोई, यहां पर तो Ze प्लस आवेश भरा है, अब इसके चारों ओर क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे थे, यस या नो, सॉरी, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे थे, चक्कर लगा रहे थे। अब इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगा रहे हैं तो ये क्या लग रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एक मतलब कांस्टेंट वेग से,
मतलब इसकी जो चाल है एक समान चाल से गति कर रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन। यहां से इलेक्ट्रॉन घूमना प्रारंभ हुआ और इलेक्ट्रॉन है वो घूम रहा है इसके चारों तरफ, चक्कर लगा रहा है। अब इलेक्ट्रॉन इस जेडी आवेश के मतलब नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, तो ये जेडी क्या है, परमाणु क्रमांक है, फोटोनों की संख्या है, और एक फोटोन के साथ में कितना आवेश है वो क्या है, ई। तो जेड के साथ में ई आवेश है। समझ में आ गई बात। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन जब चारों तरफ चक्कर लगा रहा है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा कि इसकी एक दिशा होगी। अब इलेक्ट्रॉन यदि इसकी दिशा यहां पे तो इस दिशा में जा रहा था इलेक्ट्रॉन, थोड़ा नीचे आया इस दिशा में आ गया, और थोड़ा नीचे आया इस दिशा में आ गया। ये दिशा इसकी क्या हो रही है, लगातार बदल रही है। और 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, तो दिशा बदलती है तो क्या बदलेगा। अब इसकी जो चाल है, इलेक्ट्रॉन की जो चाल है, वो चाल तो एक समान चाल से गति कर रहा है, बट जब इसकी दिशा बदल रही है तो दिशा बदल रही है तो इसका क्या बदल जाएगा, वेग बदल जाएगा। ठीक है, दिशा इसकी क्या हो रही है, लगातार चेंज हो रही है, तो इसका वेग भी बदल जाएगा। एनर्जी भी इसकी क्या होगी। अब इन्होंने रदरफोर्ड ने बोला कि रदरफोर्ड ने तो बोला था कि हर संभव वृत्ताकार कक्षा में क्या लगाएगा, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा। अब इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाएगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, ये ऐसे चक्कर लगाता जा रहा है, चक्कर लगाता जा रहा है, चक्कर लगाता जा रहा है, और चक्कर लगा के ये भाई नाभिक में ही गिर जाएगा धनावेश। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि कोई आदमी है, उस पर मैंने 50 किलो का वजन रख दिया और उसको बोला मैंने 500 मीटर का एक राउंड तुझे चक्कर लगाना है। ठीक है, अब वो चक्कर लगाता रहेगा, बट उसकी जैसे ही एनर्जी लॉस होगी तो उसके घुटने टिक जाएंगे। यस या नो। ठीक है, तो वही हालत इस इलेक्ट्रॉन के साथ में हुई कि भाई ये इलेक्ट्रॉन है वो चारों तरफ है, इसे नाभिक के चारों तरफ तो चक्कर लगा रहा है, बट ये चक्कर लगाते लगाते क्या अब कभी थकेगा नहीं क्या, इसकी एनर्जी लॉस नहीं होगी क्या, एक पर्टिकुलर एक फिक्स एनर्जी के साथ में ये घूमता रहेगा। इसकी ये पुष्टि रदरफोर्ड जी नहीं कर पाए थे, तो इस कारण इनका मॉडल क्या हो गया, ये फेल क्यों हुआ, क्योंकि इनको अब आप ही सोचिए कि जब इलेक्ट्रॉन लगातार मान लीजिए 100 साल 10 दिन 20 दिन चक्कर लगा रहा है, और एक टाइम ऐसा आएगा कि इसकी एनर्जी कम हो जाएगी, और एनर्जी कम होने के कारण ये धनावेश में ही समा जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन आखिरकार कहां समा गया, धनावेश में समा गया। इसकी पुष्टि कौन नहीं कर पाए, रदरफोर्ड नहीं कर पाए। ठीक है, ये सेकंड इसकी कमी थी। एक और कमी है वो देखेंगे, यहां तक एक बार लिखिए। चलो, तो लिख लिया होगा आपने शायद। ठीक है, एक और कमी थी इसकी, कण की नाभिक से दूरी। कण की कण की नाभिक से दूरी।
कण की नाभिक से दूरी देखिए, अब कण की नाभिक से दूरी को कैसे एक्सप्लेन किया देखिए कि मान लीजिए ये कोई एक परमाणु ले लिया मैंने, अब इस पर क्या कराया इन्होंने, रदरफोर्ड ने क्या किया कि यहां से एक अल्फा कणों की इस पर बौछार कराई गई। एक कण लिया, ये एक नाभिक लिया, एक परमाणु लिया और इस पर अल्फा कणों की क्या कराई, बमबारी कराई। तो इन्होंने पाया कि जो बमबारी कराई तो एक टाइम ऐसा आया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इसमें समाहित हो गए। यहां से जो धनावेश था, एक धनावेश, मान लीजिए कोई धनावेशित कण लिया, एक ये धनावेशित कण है Ze, ये धनावेशित कण लिया और यहां से अल्फा कण भी क्या है, धनावेशित है। अब धनावेशित कणों की इस पर क्या कराई, बमबारी कराई। ठीक है, तो देखिए इस पे क्या निष्कर्ष निकला था ये समझिए आप। मैंने एक यहां पर धनावेश, एक और धनावेश लिया, उसका नाम था Ze धनावेश। ठीक है, और ये क्या था, अल्फा कण था, ये अल्फा कण मैंने लिया, एक जो रदरफोर्ड थे उन्होंने लिया अल्फा कण, या मैं यहाँ पे Z हीलियम ले रहा हूँ, और या आप और कोई भी लक्ष्य ले सकते हो, धनावेशित कण कोई भी ले सकते हो। और ठीक है, तो यहां से क्या किया, एक 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा का कोई धनावेश लिया, अल्फा कण लिया, और अल्फा कण किसका लिया, हीलियम का लिया, है ना। तो यहां पर 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कण ले लिया, 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब इन्होंने देखा कि हुआ क्या, सॉरी ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन को यहां पर इस पर क्या कराई, बमबारी कराई, इस पे क्या कराया, इस पर बौछार कराई, इनकी बमबारी का मतलब बौछार कराई। अब ये जो अल्फा कण था ये धनावेशित अल्फा कण था और इस पर ऊर्जा थी वो कितनी थी, 2 मेगा इलेक्ट्रॉन की थी। अब ये 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा का जब इस पर डाला गया ये, तो इस पर भी क्या है, यहां पर चार्ज था, इसकी कुछ ऊर्जा होगी। अब इसकी ऊर्जा के कारण इसकी जो मतलब गति थी, इसकी जो स्पीड थी वो कितनी थी, बहुत ज्यादा हाई स्पीड की से इसको हमने क्या कराया, इस पर बौछार कराई। जब इसकी बौछार कराई तो इसकी जो स्पीड है, इसकी ऊर्जा धीरे धीरे क्या होती गई, कम होती गई। अब ये एक, या तो ये इलेक्ट्रॉन है जो ये अल्फा कण था, इसको पार करके निकल जाता, वरना जब समान आवेश होते हैं, जो धनावेश होते हैं, दो धनावेशों के बीच में क्या होता है, दो धनावेशों के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण क्या होता है, प्रतिकर्षण। समान आवेशों में क्या होता है, धनावेश में प्रतिकर्षण होगा, ऋणावेश के बीच में भी प्रतिकर्षण होगा। समझ में? देखिए आपने जैसे देखा होगा कि दो चुंबकों को, एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल को यदि मिलाते हैं तो वो पास में आते हैं। यदि हम नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल को मिलाते हैं, नॉर्थ मतलब उत्तरी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव, चुंबक के उत्तरी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव को हम मिलाते हैं तो वो क्या है, दूर भागते हैं। ठीक है, अब वही यहां पे हुआ कि यहां पर जब धनावेश इस पर जा रहा है, इस पर गिर रहा है, तो यहां से भी क्या लगाएगा, इधर से प्रतिकर्षण बल यहां पे लग रहा है।
अब यहां से जब प्रतिकर्षण वाली दर यहां पे लग रहा है इस पर, तो ये प्रतिकर्षण इसकी एनर्जी क्या हो गई, यहां पर आके 0 हो गई, क्योंकि इधर से इसका प्रतिकर्षण लग रहा था, इसकी एनर्जी भी धीरे धीरे कम होती जा रही थी। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, इसकी 0 एनर्जी हो गई। अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट और किया, जस्ट 1 सेकेंड। देखिए, अब इन्होंने एक दूसरा वो लिया, इलेक्ट्रॉन जो अल्फा कण था उसकी क्या कर रहे हैं, अब एनर्जी बढ़ा रहे हैं। अब इसकी जो वो है, इसको हमने 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया, 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया। कितना दिया, 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये जो है, अब इसकी हमने इस पर बहुत सारे कराई, इस पर डाला। अब इस पर डाला तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहां तक आया और यहां पे आके ये क्या हो गया, रुक गया। ये अल्फा कण, ये अल्फा जो कण था जो 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वाला, ये अल्फा कण यहां पे आके रुक गया। अब दूसरा 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दी, तो ये अल्फा कण यहां पे आके रुक गया। तो इससे पता चल रहा है कि इसका जो नाभिक जेडी है, धनावेश, इसमें आवेश इतना भरा है, इतना आवेश भरा है कि ये इसको आगे नहीं बढ़ने दे रहा, इसमें प्रतिकर्षण लगा रहा है। ठीक है, अब ये प्रतिकर्षण लगाया तो इसकी एनर्जी यहां पर क्या हो गई, 0 हो गई। समझ में आ गई बात। अब हमने इसको 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया। अब 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया तो ये इलेक्ट्रॉन, ये जो अल्फा कण है यहां पर आकर रुक गया। अब इलेक्ट्रॉन है जो अल्फा कण है, वो अल्फा कण यहां पर आके रुक गया। तो अब इन्होंने सोचा कि इसकी एनर्जी थोड़ी सी और बढ़ाई जाए। अब और बढ़ाई, तो और बढ़ाकर क्या किया, 4.1 किया, 4.1 किया। अब जो ये अल्फा कण था, अल्फा कण है वो इसमें जाकर ही गिर गया अंदर। किस में, ये धनावेश में, यहां पर। इसमें ही समाहित हो गया, ये इसके अंदर चला गया अल्फा कण। अब ऐसा क्यों हुआ कि भाई इसकी एनर्जी जब हमने 4 इसको 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे पहुंचार कराई, 4 पे कराई, 4.1 पर कराई, तो इसकी एनर्जी है, इसकी जो गति है वो इसकी एनर्जी से बहुत ज्यादा हो गई और इसको ये रोक नहीं पाया, और रोक नहीं पाया तो धनावेश भी इसी के अंदर समाहित हो गया। है ना मजे वाली बात। अब भाई धनावेश इसमें अंदर समाहित हो गया, तो धनावेश इसके अंदर कैसे रहेगा, धनावेश कैसे रहेगा। अब आप देखिए कि यदि इसके आवेश है, इसकी कक्षाएं होंगी एक। अब इसने कक्षाओं में सबसे पहले जो ये धनावेश आया यहां पर आया। अब ये क्या है ना, अपनी फैमिली के साथ में नहीं है, ये दूसरी फैमिली का है, ये अछूत है, दूसरा धनावेश है वो। बट ये जब मान लीजिए कि ये इस फैमिली के साथ मिलेगा तो इसके गुण धीरे 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 इसके गुण इसमें आने लग जाएंगे। अब इसके गुण धीरे धीरे इसमें ट्रांसफर हो रहे हैं इस फैमिली के दूसरे फैमिली के। ठीक है, तो अब इनमें क्या हुआ कि ये जो है ये धीरे धीरे धनावेश है, वो ये भी धनावेश पूरी तरीके से धनावेश बन जाएगा और ये अपनी फैमिली में इसको क्या कर लेगा, मिला लेगा। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको दूं कि आपने देखा होगा एक चुंबक है, उसमें कुछ टाइम के लिए उसमें लोहे को रख दिया जाए। क्या कर दिया, एक चुंबक का आपने गोला देखा होगा, एक माइक के जो स्पीकर हैं उसको देखा होगा आपने, उसमें बीच में एक लोहे की पतली सी एक रॉड लगी होती है। ठीक है, ये वो 1 महीने तक, 2 महीने तक, 3 महीने तक, 1 साल तक यदि उसमें रखी रहती है, चुंबक से चारों ओर आवरण से ढकी हुई रहती है, तो उस लोहे में भी लैब में यदि टेस्ट किया जाए
तो उस लोहे के अंदर चुंबकत्व के गुण उत्पन्न हो जाते हैं। अब चुंबकत्व के गुण उत्पन्न हो गए उसमें, तो इससे क्या पता चला कि देखिएगा उसको निकाल के और किसी दूसरी हल्की चीज से, उससे कम वेट की चीज पे लगा के देखना, वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्शन करने लग जाएगी, खींचने लग जाएगी। समझ में आई बात? तो यहां से एक क्वेश्चन बनेगा, तो इसकी यदि हमने ये जो है इसकी त्रिज्या है वो r0 मानी मैंने, ठीक है। मैं मान रहा हूं, मान लीजिए कोई Q1 और Q2 आवेश हैं दो, उनके बीच की जो डिस्टेंस है, ये भी आवेश ही है ना दो, पॉजिटिव पॉजिटिव आवेश, इनके बीच की डिस्टेंस r0 मैंने ले ली, ठीक है। इसकी त्रिज्या क्या है? r0 है। तो मान लीजिए ये कोई Q1 आवेश है, ये कोई Q2 आवेश है, इनके बीच की दूरी है r, माना है मैंने, ठीक है। तो इसकी जो स्थितिज ऊर्जा होगी, इसकी जो स्थितिज ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो अभी पढ़ लेंगे आगे। स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी इसकी? K Q1 Q2 बटे R, Q1 Q2 बाई R। इसकी स्थितिज ऊर्जा Q1 K क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है, Q क्या है, इस वाले पॉइंट पर A पॉइंट पर आवेश, और Q2 क्या है, इस B पॉइंट पर आवेश, B पॉइंट पर आवेश, R क्या है, इनकी दोनों के बीच की दूरी, ठीक है। अब गतिज ऊर्जा क्या होती है कि मान लीजिए कि हमें इसकी बीच की दूरी यदि निकालनी है तो हमें गतिज ऊर्जा का भी पता होना चाहिए। तो गतिज ऊर्जा क्या होती है? गतिज ऊर्जा कोई नहीं फ्रेंड, थोड़ा हैंग हो रहा है ये सिस्टम, ठीक है। गतिज ऊर्जा क्या होती है? 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर होती है गतिज ऊर्जा, ठीक है। तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा को यदि मैं इक्वल कर दूं, स्थितिज ऊर्जा और गतिज, इसकी स्थितिज ऊर्जा है, ये गतिज ऊर्जा है, ठीक है। इसकी गतिज ऊर्जा है, इस वाले अल्फा कण की गतिज ऊर्जा है, ये क्या, ये तो स्थित है, यहाँ पर एक जगह स्थित है, तो इस पर जो आवेश आएगा, यहाँ पर मान लीजिए पहले क्यों आवेश था, यहाँ से इधर स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा आई, तो यहाँ पर क्यों आवेश आ गया, ठीक है। तो इसमें इनको 1/2 mv स्क्वायर इज इक्वल टू K Q1 Q2 Q1 Q2 बाई R। और यहां पर देखिए, एक मिनट,
अब ये डिस्टेंस हमने क्या ली थी, r0, तो r0, ठीक है। जस्ट 1 सेकेंड रुकिए, देखिए। तो अब हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। देखिएगा कि अब 1/2 mv² इज इक्वल टू के Q1 आवेश पे कितना है, Q1 पे आवेश कितना था, देखिए बताइए कि Q1 पे आवेश, आप ही बताइए कितना होगा। Q1 पे आवेश देखो मैं बता देता हूं आपको। यहां पर क्या लिया था हमने, हीलियम का क्या लिया था, परमाणु लिया था। हीलियम का क्या, सॉरी अल्फा कण किसका लिया था, हीलियम का लिया था। जो अल्फा कण पर आवेश कितना है, +2 आवेश है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो क्या होगा, Q1 की वैल्यू क्या होगी, Q1 कितना होगा, देखिए यहां से, एक मिनट, ये Q1 कितना होगा यहां पर, Q1 इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जस्ट 1 सेकेंड, दो इलेक्ट्रॉन। Q2 पर आवेश कितना होगा, Q2 पर कितने आवेश था, यहां पर Zd का परमाणु लिया था हमने, Zd लिया था, Zd का नाभिक, Zd डिवाइडेड बाई क्या है, R0, R0 को मैंने ट्रांसफर कर लिया, R0 इज इक्वल टू के E Ze डिवाइडेड बाई, ये क्या है, 1/2 mv² है। 1/2 mv² क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है, गतिज ऊर्जा, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख दूं यहां पर, के ई लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया, के ई, ठीक है। तो R0 की वैल्यू, R0 इज इक्वल टू क्या निकल के आया हमारे पास, के 2E जस्ट 1 सेकेंड, Ze बटे काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये क्या है, R0, R0 यहां पर क्या था, निकटतम दूरी, नाभिक से निकटतम दूरी, नाभिक से निकटतम दूरी का फॉर्मूला क्या निकल के आया हमारे पास, R0 इज इक्वल टू के 2E Ze डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी। 2, अब यहां पर 2E ना दे सके, Ze ना दे के क्या पूछ सकता है, आवेश हमें दिया होगा क्वेश्चन में, Q1 Q2 दिया होगा, मिनिमम दूरी हमें से पूछेगा, निकटतम दूरी किसकी, दो नाभिकों के बीच की निकटतम दूरी वो कितनी होगी, ठीक है। तो इसको लिखिए एक बार, तो चलिए आपने लिख लिया होगा शायद। नेक्स्ट चलिए,
चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं अब, ठीक है। आगे कंटिन्यू कर रहेंगे संघट्ट प्राचल, ये पूरा लिख लिया होगा आपने, ठीक है। रदरफोर्ड की कमियां हमने देख ली, क्या क्या कमी थी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में संघट्ट प्राचल पढ़ेंगे, ठीक है। संघट्ट प्राचल क्या होता है, ओके। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा, सभी दोस्तों को अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आया हो तो आपको कमेंट करके बताइए मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है।